तो चलें, आज बनते हैं मालियाती जासूस और पर्दा उठाते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के एक बड़े राज से। अच्छा, तो आइए एक ऐसी मिसाल से शुरू करते हैं जो अक्सर बड़े-बड़े सरमायाकारों को भी चकरा देती है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। 2021 में जॉनसन एंड जॉनसन की प्री टैक्स आमदनी 22.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने टैक्स दिया सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर्स, यानी सिर्फ 8.3%। सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। बज़ाहिर तो ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन इसका जवाब वहीं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही छुपा है। तो सारा मामला समझने के लिए सबसे पहले हमें दो तरह के टैक्स रेट्स का फर्क जानना होगा। एक है कानूनी या स्टैट्यूटरी टैक्स रेट जो हुकूमत तय करती है, जैसे अमेरिका में ये 21% है, और दूसरी है मौसर यानी इफेक्टिव टैक्स रेट जो कंपनी असल में अपने मुनाफे पर अदा करती है। सारा खेल इसी फर्क का है। अच्छा, तो पहला सुराग ये है कि कंपनियां दरअसल दो अलग अलग खाते बनाती हैं, एक नहीं दो। जी हां, और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका है। एक खाता होता है सरमायाकारों के लिए, जिसे अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और दूसरा होता है टैक्स वालों के लिए, जिसे टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। और हमारा सारा मामला वो इसी फर्क में छुपा हुआ है। अब ये जो फर्क है ना, इसकी भी दो किस्में हैं। एक होते हैं आर्जी फर्क, मतलब ऐसे फर्क जो वक्त के साथ खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर डिप्रिसिएशन का तरीकाकार। और दूसरे हैं मुस्तकिल फर्क जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कोई जुर्माना जो आप अकाउंटिंग में तो खर्चा दिखा सकते हैं, लेकिन टैक्स में उसकी छूट नहीं मिलती। ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आर्जी फर्क हैं, यही हमारी जासूसी का सबसे अहम सुराग हैं। ये बैलेंस शीट पर कुछ खास आइटम्स को जन्म देते हैं जिन्हें डिफर्ड टैक्सेस कहते हैं। इनमें से एक है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी या DTL। आसान लफ्जों में ये कंपनी की तरफ से टैक्स वालों के नाम एक IOU है, यानी एक वादा कि भाई हम आपको ये टैक्स बाद में अदा करेंगे। ये तब बनता है जब कंपनी ने मौजूदा साल में टैक्स कम दिया हो, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से इसका खर्चा ज्यादा बनता हो। और फिर है डिफर्ड टैक्स एसेट या DTA। ये बिल्कुल उसका उल्ट है। ये समझ लें कि कंपनी ने टैक्स एडवांस में ज्यादा दे दिया है और अब उसे मुस्तकबिल में एक तरह का टैक्स रिफंड मिलेगा, जिससे वो अपने आने वाले टैक्स कम कर सकेगी। अच्छा, तो ये DT और DTL बनते कैसे हैं? ये टेबल इसका एक सादा सा फॉर्मूला बताता है कि कब एसेट्स और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में फर्क की वजह से एक डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा और कब एक लायबिलिटी। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ये अहम सुराग यानी डिफर्ड टैक्स आइटम्स हमें कंपनी की रिपोर्ट में मिलेंगे कहाँ? ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट पर, आम तौर पर नॉन करंट यानी तवील मुद्दती आइटम्स के तौर पर। लेकिन असल कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। असल राज तो कहीं और छुपा है, और वो जगह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ दिए गए नोट्स। जी हां, असल कहानी वहीं तफसील से बयान की जाती है। ये देखें, माइक्रॉन की 2017 की टैक्स रेट की मुफाहमत। इसे स्मोकिंग गन कहना गलत नहीं होगा। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे कंपनी कानूनी 1,819 मिलियन डॉलर के टैक्स से शुरू होकर सिर्फ 114 मिलियन डॉलर के असल टैक्स खर्च तक पहुंची। हर चीज की वजाहत मौजूद है। और जब हम इनके डिफर्ड टैक्स एसेट्स की तफसील देखते हैं तो एक बहुत बड़ी रकम सामने आती है, तकरीबन 3.4 बिलियन डॉलर की। ये क्या है? ये हैं पिछले सालों के नुकसानात और टैक्स क्रेडिट्स। मतलब माइक्रॉन इन नुकसानात को इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल के मुनाफे पर टैक्स बचा सकती है। ये एक जबरदस्त हिकमत अमली है। तो जनाब, मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन आखिर में सवाल ये है कि एक सरमायाकार के लिए ये सब जानना, ये टैक्स जासूस बनना आखिर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टैक्स नोट्स आपको सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं बताते। वो आपको बताते हैं कि कंपनी की आमदनी कितनी पायदार है, कंपनी दुनिया में कहाँ-कहाँ से मुनाफा कमा रही है, मुस्तकबिल में उसे कितना कैश देना पड़ सकता है या कितना फ़ायदा हो सकता है, और ये भी कि कंपनी की अकाउंटिंग कितनी जारहाना है। ये सब सुराग मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी को समझने में मदद देते हैं। याद रखें, टैक्स नोट किसी कंपनी की माजी की हिकमत अमलियों और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों की पूरी कहानी सुनाता है। ये किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो सवाल यह है कि अगली बार जब आप कोई रिपोर्ट देखेंगे तो आप उसमें कौन सी कहानी तलाश करेंगे?